हार्डवेयर को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एक आधुनिक सर्किट बोर्ड हर सेकंड लाखों अलग अलग विद्युत प्रक्रियाओं को संचालित करता है। इतने जटिल सिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह को ट्रैक करना इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती है। मानव मस्तिष्क एक साथ लाखों परस्पर जुड़े हुए चर वेरिएबल्स की गणना नहीं कर सकता। इसी कारण इंजीनियर एक मजबूत गणितीय ढांचे का उपयोग करते हैं। विशेष नियमों और सिद्धांतों की मदद से जटिल हार्डवेयर को ऐसे मॉडल में बदला जाता है जिन्हें आसानी से हल और पूर्वानुमानित किया जा सके। हम इस संरचना को मूल स्तर से समझेंगे, जहां एक साधारण तार के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों से शुरुआत होगी और फिर उन्हीं नियमों को बढ़ाते हुए 3 फेज औद्योगिक विद्युत ग्रिड तक पहुंचेंगे। इस मॉडल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के अवयव होते हैं। एक, निष्क्रिय पैसिव अवयव जैसे रेसिस्टर जो ऊर्जा का उपभोग या संग्रह करते हैं। 2, सक्रिय एक्टिव अवयव जैसे बैटरी जो ऊर्जा प्रदान करती है। इन नियमों में महारत हासिल करने से विद्युत अभियांत्रिकी केवल अनुमान लगाने की प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि गणितीय भविष्यवाणी का विज्ञान बन जाती है। यह चित्र किसी भी विद्युत नेटवर्क की मूल संरचना को दर्शाता है। जहां विभिन्न मार्ग आपस में मिलते हैं उसे नोड कहते हैं। जब ये मार्ग एक बंद लूप बनाते हैं तो उसे मैश कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में भौतिक विज्ञानी गुस्ताव किरचॉफ ने यह समझा कि इन संरचनाओं में बहने वाली ऊर्जा संरक्षण के कठोर नियमों का पालन करती है। उन्होंने वे सिद्धांत स्थापित किए जो सभी विद्युत परिपथों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। किरचॉफ का धारा नियम KCL कहता है कि किसी नोड में प्रवेश करने वाली कुल धारा उससे बाहर निकलने वाली कुल धारा के बराबर होती है। इंजीनियर इस नियम का उपयोग नोडल विश्लेषण नोडल एनालिसिस में करते हैं। किसी एक नोड को ग्राउंड मानकर बाकी सभी नोडों का वोल्टेज उसी के सापेक्ष निकाला जाता है। इसके पूरक के रूप में किरचॉफ का वोल्टेज नियम KVL कहता है कि किसी भी बंद लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 होता है। यही नियम मेश विश्लेषण मैश एनालिसिस का आधार है। हालांकि KCL और KVL सार्वभौमिक रूप से सत्य हैं, लेकिन हजारों नोड वाले नेटवर्क पर इन्हें लागू करने से बहुत बड़े समीकरण समूह बन जाते हैं। इसलिए हमें विश्लेषण को सरल बनाने वाले शॉर्टकट्स की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आप एक मोटर को किसी विशाल विद्युत ग्रिड से जोड़ रहे हैं। आपको केवल मोटर तक पहुंचने वाली शक्ति की चिंता है। पूरे ग्रिड की आंतरिक स्थिति जानना आवश्यक नहीं है। यहीं पर थेवेनिन प्रमेय थीवेनिन्स थ्योरम उपयोगी साबित होता है। यह सिद्ध करता है कि किसी भी रैखिक लिनियर नेटवर्क को केवल 2 अवयवों में बदला जा सकता है। एक वोल्टेज स्रोत, एक श्रेणी सीरीज रेसिस्टर। इसके लिए पहले लोड को हटाया जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकाला जाता है और सभी स्रोतों को निष्क्रिय किया जाता है। नॉर्टन प्रमेय नॉर्टन्स थ्योरम इसका समकक्ष रूप है, जिसमें वोल्टेज स्रोत के स्थान पर समानांतर पैरेलल करंट स्रोत उपयोग किया जाता है। इन समतुल्य परिपथों इक्विवेलेंट सर्किट्स की सहायता से इंजीनियर पूरे ग्रिड की पुनः गणना किए बिना किसी विशेष लोड का विश्लेषण कर सकते हैं। अब तक जिन नियमों और प्रमेयों की चर्चा हुई वे स्थिर अवस्था स्टेडी स्टेट को मानकर चलते हैं, लेकिन जब किसी सर्किट को चालू किया जाता है तब शुरुआती क्षणों में तीव्र विद्युत परिवर्तन होते हैं, जिन्हें ट्रांजिएंट अवस्था ट्रांजिएंट स्टेट कहा जाता है। इस दौरान अवयवों का व्यवहार बदल जाता है। स्विच ऑन होते समय इंडक्टर धारा में परिवर्तन का विरोध करता है और ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करता है। कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है और शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करता है। कुछ समय बाद जब प्रणाली स्थिर हो जाती है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करता है। यदि इन ट्रांजिएंट प्रभावों को नजरअंदाज किया जाए तो अत्यधिक धारा और वोल्टेज उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम प्रत्यावर्ती धारा AC की ओर बढ़ते हैं, जहां ऊर्जा स्रोत लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को घुमाया जाए तो उसमें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा साइन वेव के रूप में उत्पन्न होती है। साइन तरंगों का विश्लेषण कठिन होने के कारण हम फेजर का उपयोग करते हैं, जो AC राशियों को घूमते हुए वेक्टर के रूप में दर्शाते हैं। इंडक्टर में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। कैपेसिटर में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। AC नेटवर्क में प्रतिरोध रेजिस्टेंस का विस्तारित रूप प्रतिबाधा इंपीडेंस कहलाता है, जहां केवल परिमाण ही नहीं बल्कि समय संबंध फेज रिलेशनशिप भी महत्वपूर्ण होता है। जब वोल्टेज और धारा एक दूसरे के साथ समकालिक नहीं होते तब ऊर्जा का एक भाग वास्तविक कार्य नहीं कर पाता।
इस स्थिति में शक्ति 3 भागों में विभाजित होती है: सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर, वास्तविक कार्य करने वाली शक्ति; प्रतिक्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर; चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों के बीच आने जाने वाली शक्ति; प्रकट शक्ति, अपैरेंट पावर, कुल शक्ति। इन्हें पावर ट्रायंगल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पावर फैक्टर जितना 1 के निकट होगा, सिस्टम उतना ही अधिक कुशल होगा। घरों के लिए एकल फेज, सिंगल फेज एसी पर्याप्त है, लेकिन भारी उद्योगों के लिए 3 फेज प्रणाली आवश्यक होती है। 3 फेज प्रणाली में 3 एसी तरंगें होती हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पर होती हैं। जब एक तरंग 0 पर होती है, तब बाकी 2 अपनी अधिकतम स्थिति के निकट होती है। इससे ऊर्जा की आपूर्ति लगातार और सुचारू बनी रहती है। 3 फेज कनेक्शन के 2 मुख्य प्रकार हैं: स्टार वाई कनेक्शन, इसमें न्यूट्रल वायर होता है और यह घरेलू तथा असंतुलित लोड के लिए उपयुक्त है। डेल्टा कनेक्शन, इसमें न्यूट्रल नहीं होता और यह औद्योगिक लोड के लिए अधिक धारा प्रदान करता है। अंत में 120 डिग्री की सममिति के कारण केवल 2 वाटमीटरों की सहायता से कुल सक्रिय शक्ति की गणना की जा सकती है। एक साधारण नोड से शुरुआत करके और फिर किरचॉफ के नियमों, नेटवर्क प्रमेयों, ट्रांजिएंट विश्लेषण तथा 3 फेज प्रणाली के सिद्धांतों को लागू करके इंजीनियर उन जटिल विद्युत ग्रिडों का विश्लेषण कर सकते हैं जो आधुनिक औद्योगिक समाज को ऊर्जा प्रदान करते हैं।